हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के घर आया था, या बोलूँ तो जियांग मेंशन आया था, जहाँ पर उसने विंग को देखा और उसने जाकर सीधा विंग को प्रपोज कर दिया। ये सुनकर पहले विंग बहुत ज़्यादा शॉक था, पर वो वांग जी की तरफ देखता है और वो गुस्से में ही वांग जी को कहता है, तुम भी उसी अल्फाओं जैसे हो ना, जो हर ओमेगाओं की ब्यूटी पे मर मिटते हैं। मैंने तुम जैसे अल्फा बहुत देखे हैं। जाओ जाओ, मुझे तुम जैसे अल्फा पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अभी मेरी खूबसूरती पे मर रहे हो। क्या पता बाद में अगर मैं खूबसूरत नहीं रहा तो तुम मुझे छोड़कर कोई और ओमेगा के पीछे पड़ जाओगे। मुझे तुम जैसे अल्फाओं को कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं ये सब बातें सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग पीछे मुड़ के देखता है और फिर गुस्से में मुंह ऐंठ कर वहाँ से चला गया था, जिसे देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। पहली बार उसने किसी ओमेगा को प्रपोज किया था, पर पहली बार ही उसे रिजेक्शन मिल गई। आज तक वांग जी ने कितनी ओमेगा को रिजेक्ट किया है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ओमेगा ने उसे रिजेक्ट किया है। वांग जी को दिल में हल्का सा हर्ट भी फील हुआ था, पर वो अपने दिल में ठान चुका था कि वो विंग को तो अपना बना कर ही रहेगा। वो विंग से सच में पहली नज़र का प्यार कर चुका है। पहले उसको यकीन नहीं था कि ये ओमेगा उसका होगा कि नहीं। पहले वांगजी ने सोचा था कि शायद तक ये सिर्फ अट्रैक्शन है, पर नहीं। विंग को देखकर, विंग की हंसी, विंग कितना खुश है ये देखकर वांगजी को अंदर ही अंदर विंग से प्यार हो गया था। और जब विंग ने उसे रिजेक्ट किया तब तो वांग जी को और भी ज़्यादा विंग के प्रति अट्रैक्शन हो गई थी, या बोलो तो उसको और भी ज़्यादा विंग पसंद आने लग गया था। ऐसा होता है ना, आप अगर किसी के पास जाओ और आप उसे पसंद करते हो तो आप उसके पास जाकर उसे प्रपोज करो और वो ओमेगा बार बार, या बोलो तो वो इंसान बार बार आपको रिजेक्ट करे, तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर। वैसा ही वांग जी के साथ भी हुआ है। ए गाइस, बाहर से ना आवाज़ आ रही, घर बन रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ओके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी ने सोच लिया था कि उसे तो अब विंग के बारे में जानना ही है, पूरी बात जाननी, इसीलिए वो सीधा शुयांग के पास आता है। शुयांग उदास सा नीचे में बैठा हुआ था। वहीं वांग जी उसके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो पूछता है क्या हुआ है। ये सुनकर शुयांग उसको कहता है, कुछ नहीं, बस वही, मैंने फिर से बात करने की कोशिश की थी, पर फिर से वो मुझे इग्नोर करके चला गया। ये सुनकर वांग जी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, कोई नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सुनकर शियांग की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। वो कहता है, सच्ची तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर बस मेरी एक काम तुम्हें करना है। ये सुनकर शियांग कहता है, वो क्या? ये सुन वांग जी उसे बताता है कि उसे विवस्वान के बारे में सब कुछ जानना है, और ये सब तो सिर्फ शाओ शिनचैन ही जानता है, वही बता सकता है। प्लीज़ उससे पूछ लो। ये सुनकर शुयांग कहता है, पागल हो गए हो तुम? एक तो ऐसे ही मुझसे उसकी लड़ाई हो रखी है और तुम चाहते हो कि मैं उसके सामने जाकर किसी दूसरे ओमेगा के बारे में पूछूंगा? वो मुझे वहीं पर ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम्हें पता है मैं ओमेगा से अच्छे से बात नहीं कर सकता, नहीं तो मैं खुद शाओ शिनचैन के पास जाकर उसके बारे में पूछ लेता। ये सुनकर शुयांग शाय करता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे, तुम कैसे मनाओगे शाओ शिनचैन को। ये सुन वांग जी अपने दोस्त को देखता है और कहता है, वो बस मैं संभाल लूँगा, अब चलो। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन के पास शुयांग को लेकर जाने लग गया था। दोनों को आता हुआ देखकर शाओ शिनचैन वहाँ से जाने लगा था, पर वांग जी ने शाओ शिनचैन को रोक लिया था। शाओ शिनचैन वांग जी की आवाज़ सुनकर रुक गया था। वो वांग जी से कहता है, लान वांग जी, क्या हुआ है? अगर तुम इसके बारे में बात करने आए हो तो मैं कभी भी बात नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग ने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था। वांग जी कहता है, शाओ शिनचैन, असल में उसमें शुयांग की कोई गलती ही नहीं थी,
तुम्हें पता है इसमें सब मेरी गलती थी। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी गलती? पर ये कैसे? ये सुनकर वांग जी नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है असल में तुम दोनों डेटिंग करे थे ना, और डेटिंग के कारण शुयांग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हें देता था, और शुयांग मेरे बचपन का फ्रेंड है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैंने थोड़ा-सा फ्रैंक कर दिया था, और मैंने ही उस लड़की को शुयांग के पास भेजा था, और गलती से, वो सब गलती से हुआ था। मैंने तो बस तुम दोनों मतलब शुयांग और उस लड़की का ऐसे छोटा-मोटा फ़ोटो खींचने के बारे में सोचा था और तुम्हें भेजने को सोचा था, पर वो गलती से ही हो गया था। मैं ऐसा नहीं चाहता। सच में शुयांग तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा शॉक, वहीं शुयांग भी शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। ये सब वांग जी का किरा कराया है। वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है। वांग जी शुयांग की तरफ देखकर नर्वसली स्माइल करता है। शुयांग कहता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने ये सब किया है। ये सुनकर वांग जी नर्वसली स्माइल करते हुए बोलता है अरे यार वो बारे में छोड़ो, मुझे अभी ये संभालने दो। ये बोलकर वो शुयांग को छोड़कर शाओ शिनचैन की तरफ देखकर बोलता है शाओ शिनचैन, मैं तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें शुयांग की कोई भी गलती नहीं थी। शुयांग तो बस तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बस मेरे ही कारण ये सब हो गया। प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है जब से तुमने इसके साथ ब्रेकअप किया है, बेचारे ने ढंग से खाना नहीं खाया है, ढंग से वो पानी नहीं पीता, और वो सोता तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दो और फिर से पैचअप कर लो। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है वांग जी, ये सब तुम्हारा एक नाटक है ना, तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए। ये सुनकर वांग जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। आज पहली बार देखो अपने भाई का, मतलब कि अपने दोस्त जैसे भाई का प्यार बचाने के लिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। आज से पहले मैं तुमसे बात भी तो नहीं किया था। शाओ शिनचैन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं गॉड प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ। इसमें शुयांग की कोई भी गलती नहीं थी। सारी गलती सिर्फ मेरी थी। प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। ये सुनकर शाओ शिनचैन शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग भी अपनी आंखों से उसे प्लीड कर रहा था कि उसे माफ़ कर दे। शाओ शिनचैन शाय करता है और कहता है ठीक है, पर आइंदा ऐसा कभी मत करना। मुझे पता नहीं है उस दिन के बाद से मुझे कितना हर्ट हुआ था। ये सुनकर शुयांग स्माइल करते हुए कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने जब मुझे रिजेक्ट किया था तब मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मैं कसम से बोलता हूँ तुम्हारे अलावा मैं किसी भी ओमेगा को नहीं देखता। ये सुनकर शाओ शिनचैन स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ये सुनकर शुयांग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो तो शाओ शिनचैन को गले ही लगा लेता है। शाओ शिनचैन उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है इडियट हो क्या तुम? यहाँ पर पार्टी चल रही है और तुम मुझे सरेआम ऐसे गले से लगा रहे हो। ये सुनकर शुयांग उससे अलग होते हुए कहता है मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ये बोल वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वांग जी शुयांग के बैग पे हल्के से हाथ से टैप करते हुए कहता है शुयांग। तभी शुयांग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे आंखों से इशारा कर रहा था कि अब पूछ भी ले। ये सुनकर शुयांग शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। शाओ शिनचैन भी उन दोनों की नज़रों को समझ रहा था। वो कहता है क्या पूछना है? ये सुन शुयांग कहता है वो हमें पूछना था जो तुम्हारे साथ एक ओमेगा था ना, क्या नाम था उसका? हाँ, विवुशियान, उसके बारे में क्या तुम हमें बता सकते हो? ये सुनकर शाओ शिनचैन उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है क्यों, तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? ये सुनकर शुयांग कहते अरे नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो तुम ही बहुत अच्छे हो। ये तो वांग जी पूछना चाहता है। वांग जी ने उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया, उसे प्यार हो गया। तुम तो जानते हो ना, वांग जी किसी भी ओमेगा की तरफ नहीं देखता। वो किसी भी ओमेगा को पसंद नहीं करता, पर जब से तुम्हारे उस दोस्त को उसने देखा है तब से वो उसके प्यार में पड़ गया है। वो बस उसके बारे में जानना चाहता है। प्लीज़ बता दो। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। शाओ शिनचैन वांग जी को देखता है। वांग जी भी प्लीड कर रहा था। फिर शाओ शिनचैन कहता है अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ये बोल वो विंग के बारे में कहना स्टार्ट करता है। विंग अभी 23 साल का है। वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। वो इंडिया में रहता है। वो भी अपने ग्रैंडपा और अपनी ग्रैंड माँ के साथ। उसके फादर मदर नहीं है, उनका बहुत पहले ही डेथ हो चुका है।
और फिर उसके बाद से वो उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ही रहता था। पर कुछ साल पहले ही उसके ग्रैंडपा का भी डेथ हो गया और फिर तब से विंग अपनी ग्रैंडमा के साथ ही रहता है इंडिया में और उसकी कंपनी को अपनी ग्रैंडमा के साथ ही संभालता है। यहाँ तक कि विंग ने अपने बलबूते पर बहुत सारी कंपनियां भी खोल रखी है। कई सारी जगह पे उसने अपने दोस्तों के साथ भी खोला है। ये सुनकर वांग जी कहता है उसका कोई बॉयफ्रेंड को नहीं है ना, उसकी कोई शादी वादी तो नहीं हुई ना, वो किसी को पसंद तो नहीं करता है। ये सुनकर शॉ शिनचैन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में विंग को ऐसे अल्फा पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो शादी करेगा तो फिर अरेंज मैरिज ही। उसने बचपन में ही ठान लिया है कि उसकी ग्रैंड माँ और उसके ग्रैंडपा ने जो उसके लिए डिसाइड किया वही वो करेगा। उसके ग्रैंड माँ और उसके ग्रैंडपा को ये लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ अरेंज मैरिज, फैमिली मैरिज चाहते हैं और विंग भी अपनी ग्रैंडमा के नक्शे कदम में ही चलेगा। वो भी एक फैमिली मैरिज ही चाहेगा। और हाँ, खासकर विंग अपनी ग्रैंडमा को बहुत प्यार करता है। वो उनकी जान है। विंग बचपन से अपनी ग्रैंडमा के साथ ही रहा है, तो वो अपने ग्रैंडमा और अपने ग्रैंडपा के बिना रह नहीं सकता। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है। तो अब हमें विंग के बारे में बताया जाता है। तो अब हम विंग के बारे में जानते हैं, विंग के फैमिली के बारे में जानते हैं। असल में विंग की फैमिली मेंबर उसकी दादी से स्टार्ट करते हैं। उसकी दादी बाओसिन सरन चाइना में पली बड़ी थी। उसके फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा रिच थे और फिर उसके जो बाओसिन सरन के फादर थे, उनके एक दोस्त थे, वो इंडिया में रहते थे। वो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे कि उन्होंने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का सोच लिया था और फिर बाओसिन सरन और उनके अल्फा की शादी करवा दी गई थी और शादी के 1-2 साल के बाद ही यू और चांगजे सरन पैदा हो गए थे। दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, पर उसके फादर और उनकी फैमिली थी, वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परंपराओं की थी। उनको प्यार-व्यार ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस फैमिली मैरिज जानती थी, अरेंज मैरिज जानती थी। इसीलिए उन्होंने यू का भी शादी एक अरेंज मैरिज की तरह ही किया था जैंग फैमिली के साथ। जैंग फैमिली की शादी के बाद यू चाइना चले गई थी। वहीं बाओसिन सरन के साथ चांगसे सरन रहने लग गई थी। चांगसे सरन बहुत ज़्यादा शरारती थी, बहुत ज़्यादा नटखट थी। इसीलिए उसके फादर उसको समझाया करते थे कि तुम एक ओमेगा हो, तुम ऐसे वैसी हरकत मत किया करो। तुम्हारे हिसाब से हमारी फैमिली की ये रेपुटेशन जुड़ी हुई है। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी, क्या पता कुछ गलत हो जाएगा और हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो तुम कभी भी ऐसा हरकत मत करना। ये सुनकर चांगसे सरन अपने डैड को समझाया करती थी कि फादर, अब ये कैसी बातें करते हो? आजकल के ज़माने बहुत बदल चुके हैं। पर उनके फादर को कौन समझाएगा? वो तो रूढ़िवादी परंपराओं के हैं ना। उनको ओमेगा क्या करे क्या नहीं बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम इंडिया में पिछले ज़माने को देखें या बोलूँ तो कुछ समय पहले का देखें, तब कोई भी लड़की को बाहर ऐसे जाने नहीं दिया करते थे। अगर वो जाती थी तो किसी न किसी के साथ जाती थी। लड़कियों को ज़्यादा हँसने का अनुमति नहीं था, ज़्यादा बोलने का अनुमति नहीं था। लड़कियों को लव मैरिज का तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं था और यही सब बातें चांगसे सरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। फिर कुछ साल बाद या बोलो तो 1 साल बाद ही यू प्रेग्नेंट हो गई। यू का 8वां या 9वां महीना चल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाया करती थी। इसीलिए उसने चांगसे सरन को अपने पास बुला लिया था। बाओसिन सरन और उनके अल्फा को कोई दिक्कत भी नहीं थी, तो उन्होंने चांगसे सरन को चाइना भेज दिया था। चांगसे सरन अपनी बहन के साथ ही रहती थी। वो वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी, बहुत ज़्यादा हँसी-खुशी रह रहे थे वहाँ। पर वहाँ पर बहुत कुछ बदल भी गया था। चांगसे सरन को वहाँ एक अल्फा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो अल्फा का नाम वी चांगसे था। असल में वी चांगसे मिडिल क्लास के थे और वो जैंग फैमिली के सेक्रेटरी थे। पर जैंग फैमिली उसे अपना दोस्त भी मानते थे, इसीलिए कई बार वो अपने घर में वी चांगसे को लाया करते थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। पर इस बारे में न वी चांगसे चांगसे सरन को बता पाए, न चांगसे सरन वी चांगसे को बता पाए। वी चांगसे इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि चांगसे सरन बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से है और वी चांगसे बस मिडिल क्लास। वहीं चांगसे सरन बता इसलिए नहीं पाए क्योंकि उसे डर लग रहा था अपनी फैमिली से, अपने फादर से, क्योंकि उसके फादर ने उसे साफ-साफ समझा रखा था,
कि उसकी शादी उनके ही जैसे एक अमीर फैमिली से होगी, ना कि गरीब फैमिली से। और वी चांग से तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसीलिए चांगसे सर ने अपनी फीलिंग को दबा लिया था। और फिर कुछ समय बाद जब यू ने बेबी को बर्थ दिया, उसके 1-2 महीने के बाद ही चांगसे सरन वापस अपने इंडिया आ गई थी, अपने घर आ गई थी। पर वो वी चांगसे को भुला ही नहीं पाई। वो बस जाने का मौका ढूंढा करती थी कि कब वो चाइना जाए और वो वी चांगसे को देखे। ऐसे ही कई बार वो चाइना गई और वो वी चांगसे को देखा करती थी, पर उसने अपनी फीलिंग को बताया नहीं। वही वी चांग से भी डरते थे, इसीलिए उन्होंने भी अपनी फीलिंग को बताया नहीं। और फिर ऐसे ही और भी दिन बीतते गए। अब दूसरी बार यू प्रेग्नेंट हुई। यू के प्रेगनेंसी के कारण फिर से चांगसे सरन वहाँ गई और इस बार चांगसे सरन को अच्छा नहीं लगा और उसने वी चांगसे को अपनी फीलिंग बता दी। पर वी चांगसे उसे मना कर रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है और मैं लो क्लास हूँ। ये सुनकर चांगसे सरन को भी बुरा लगता है, पर वो अपनी फीलिंग को दबा नहीं पा रही थी, क्योंकि इतने साल हो चुके थे, कम से कम 2 या 3 साल हो चुके थे। वो वी चांगसे को भुला ही नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने कह दिया था कि वो अपनी फैमिली को मनाएंगे। और फिर क्या, चांगसे सरन और वी चांगसे ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और फिर अपनी लव को आगे बढ़ाते गए। और इतना आगे बढ़ गया कि उन दोनों ने अपनी हीट और अपनी रट एक साथ बिता ली थी। पर इस बात से वी चांगसे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। वो चांगसे सरन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे। वो ये सब करते भी ना शादी के बाद ही करते, पर ये सब शादी के पहले हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और वो चांगसे सरन को बार बार माफ़ी मांग रहे थे, पर चांगसे सरन ने बोल दिया था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब हमें अपने पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत है। ये सुनकर वी चांगसे और चांगसे सरन बाओसन सरन और उनके अल्फ़ा से मिलने गए। बाओसन सरन का तो कोई दिक्कत नहीं था इनसे, पर उनके अल्फ़ा को बहुत ज़्यादा दिक्कत था, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही होता है। लव मैरिज को पहली बात माना नहीं जाता, और दूसरी बात, शादी के पहले एक दूसरे के साथ हीट और रट बिताना, ये तो बहुत बड़ी पाप होती है इंडिया में। और साथ ही यहाँ तो अमीरी और गरीबी का भी फासला है। तो उनके फादर ने साफ साफ इनकार कर दिया था, पर चांगसे सरन ने कह दिया था कि वो भी चांगसे को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर उनके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उन्हें कह दिया था कि अगर इस अल्फा के साथ रहना है तो उन्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैमिली से उन्हें निकाला जाता है। ये सुनकर चांगसे सरन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, पर वो अपने अल्फा को भी छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वो वी चांगसे के साथ वहाँ से निकल गई थी। ये देखकर उनके फादर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। धीरे धीरे उनको और भी ज़्यादा गिल्ट होने लगा कि वो अपनी बेटी को ऐसे क्यों बाहर निकाल दिए। पर उनका ईगो और बोलते हैं ना, फैमिली वाले का जात पात का भी थोड़ा देखना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने दिल में पत्थर रख के अपनी बेटी को उसके साथ शादी तो करवा दी, पर साथ में उनको कह दिया था कि अब उन दोनों का, मतलब उनकी फैमिली और चांगसे सरन का कोई भी रिश्ता नहीं है। यही सुनकर चांगसे सरन रोने लगी थी, पर वो वी चांगसे के साथ चाइना लौट पड़ी थी। और फिर चाइना में वी चांगसे जिस तरह काम करते थे वही काम कर रहे थे, क्योंकि जैंग फैमिली को इससे कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनके दोस्त के बारे में वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने फादर इन लॉ को समझाने की कोशिश की थी, पर पहले वो नहीं समझ रहे थे। पर अपनी बेटी के प्यार में वो धीरे धीरे पिघलने लगे थे और वो अपनी बेटी से बात करना भी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को अपने वापस, मतलब अपने घर वापस लाएंगे और वो उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। यही सोचकर वो चाइना गए थे, और चाइना जाते ही उन्हें पता चला था कि चांगसे सरन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो उनके फादर को बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और दोनों बेटियों ने उन्हें ग्रैंड फादर बना दिया था। तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। वो अपनी बेटी के माथे पर बार बार किस किए जा रहे थे और वो रोए जा रहे थे और बार बार उनसे माफ़ी मांग रहे थे। ये सुनकर चांगसे सरन भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर ऐसे ही उन लोगों का रिश्ता भी ठीक हो चुका था। फिर कुछ महीनों बाद
हमारा छोटा-सा विंग का जन्म हुआ था। जन्म के बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमारा विंग कितना ज़्यादा क्यूट था। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि कोई भी उससे अपनी निगाह हटा ही नहीं पाएगा। वहीं जो बाउंसर सरन के अल्फ़ा थे, वो तो विंग को इतना ज़्यादा पसंद करने लग गए थे कि वो तो उसे दिन भर अपनी गोद में बैठा कर ही रखते थे, जिसे देखकर वी चांगसे और चांगसे सरन बहुत ज़्यादा खुश होते थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो दोनों बॉस सरन उनके अल्फा वापस इंडिया पहुंच गए थे, पर कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि चांगसे सरन और वी चांगसे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें उन दोनों की ही जान चली गई। ये सुनकर उन्हें तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मतलब कि बॉसन सरन और उनके अल्फा को तो इतना ज़्यादा धक्का लगा था कि वो तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए थे। पर वो जल्दी से चाइना के लिए निकल गए थे और चाइना में उन्हें पता चला कि वो दोनों तो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, पर विंग सर्वाइव कर लिया है। विंग अभी सिर्फ 6 महीने या 7 महीने का ही था और उनके माता-पिता की डेथ हो गई। ये देखकर वो दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। विंग रो रहा था, पर जैसे ही उसके ग्रैंडपा ने उसे पकड़ा था, वो चुप भी हो गया था। कुछ दिनों तक वो लोग शोक मनाते हैं और फिर विंग को लेकर वो इंडिया आ गए थे। वैसे तो मैडम यू और जैंग फैमिया विंग को अपने साथ रखना चाहते थे, पर उसके ग्रैंडफ़ादर ने कह दिया था कि नहीं, चांगसे सरन की आखिरी निशानी है विंग, तो वो विंग को अपने पास रखना चाहते हैं। और वैसे भी उसके ख़ानदान में अब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उनके इस पीढ़ी को आगे बढ़ा पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा छोटू-सा विंग हमारा पीढ़ी आगे बढ़ाए। मेरी जितनी भी दौलत है, शोहरत है, अब मैं पूरा विंग के नाम ही कर दूँगा। ये बोलकर उन्होंने सच में विंग के नाम अपना पूरा जायदाद कर दिया था। वहीं विंग विंग को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो 6 या 7 महीने का ही तो था ना, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वहीं मैडम यू को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैडम यू जिससे शादी की है वो भी बहुत बड़े रिच इंसान है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके फादर पूरी जायदाद को उसके भतीजे के नाम भी कर देंगी। तो फिर ऐसे करते-करते धीरे-धीरे टाइम बीतता गया। अब विंग पूरा 16 या 17 साल का हो चुका था। धीरे-धीरे करके उसके ग्रैंडफ़ादर की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो विंग को अभी से ही इस कंपनी के बारे में सिखाना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए विंग जब अपने क्लासेस ले रहा था, अपने स्कूल के टाइम में था, तब भी उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसे कंपनी सिखाना स्टार्ट कर दिया था। विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बस हाँ, वो शरारतें करता था, हँसी-मज़ाक करता था, थोड़ा नादानी करता था, पर उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसे अच्छा शिक्षा दी थी, जिसके कारण हमारा विंग अपने स्कूल के साथ-साथ कंपनी भी सँभालने लग गया था। कुछ सालों बाद उनके ग्रैंडफ़ादर का डेथ हो गया और डेथ के बाद विंग की ज़िम्मेदारी पूरी कंपनी बन चुकी थी। उसकी ग्रैंडमाँ और वो पूरी कंपनी को सँभालते थे। विंग अभी अपने फर्स्ट ईयर में था, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, पर भी विंग उस कंपनी को सँभालता था। यहाँ तक विंग ने तो अपने खुद की कमाई से अपने दूसरा कंपनी भी खोल लिया था। विंग बचपन से ही उसी जगह में रहता आया है, उस जगह में उसकी यादें बसी है, उसके ग्रैंडपा की यादें बसी हैं, इसीलिए विंग उस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। इसीलिए उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो शादी कभी भी नहीं करेगा, पर उसकी ग्रैंडमा है जो उसकी शादी करना चाहती है। इसीलिए विंग ने उन्हें कह दिया था कि ठीक है, मैं शादी करूँगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें जो इस एक्सेप्ट करेगा मैं उसी से शादी करूँगा। ये बोलकर उसने अपनी ग्रैंडमा को तो मना लिया था, पर उसकी जो शर्तें थी उसे आज तक कोई भी स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि विंग की शर्तें ही कुछ अजीबो-गरीबो है। पर कई लोग विंग की खूबसूरती से, विंग के पैसे को देखकर विंग के शर्तों को भी मानने को राज़ी हो जाते थे। पर विंग ने उनको कह दिया था कि मैं तुम लोगों के साथ कुछ टाइम बिताऊँगा, अगर मुझे तुम पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्शन। यही बोलकर उसने अपनी ग्रैंडमा को भी समझा दिया था और उसकी ग्रैंडमा भी जानती थी कि विंग ऐसा ही है। इसीलिए आज तक उसने न किसी के साथ डेट किया है और न ही कोई उसे पसंद आया है। और ख़ासकर विंग को तो अल्फ़ाओं से अब नफ़रत सी हो गई है क्योंकि हर अल्फ़ा विंग की खूबसूरती को देखकर उसके पीछे आ जाया करता था। यहाँ तक
कई बार तो विंग ने कुछ ऐसी भी हरकतें की थी जिससे वो अल्फा डर के भाग जाया करते थे। विंग की खूबसूरती के कारण वो अल्फा उसके पास आया करते थे ना, तो विंग उस खूबसूरती को ही ऐसे बना देता था जिससे उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाती थी और वो अल्फा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते थे। ये देखकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये अल्फा सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण ही उसके पास आए हैं। अगर क्या सच में कभी विंग की खूबसूरती को कुछ हो गया तो क्या कोई भी अल्फा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा? यही सोचकर उसने ये शर्तें रखी थी। वहीं ये शर्तों का नाम सुनकर वांग जी शाओ शिनचैन से पूछता है कि आखिर विंग की शर्तें क्या हैं? ये सुनकर शाओ शिनचैन उसके तरफ देखता है और फिर शर्तें बताना स्टार्ट करता है। पहली शर्त कि उसे उस अल्फा को अच्छे से जानना होगा। क्या पता वो अल्फा कैसा हो, इसीलिए वो उसे अच्छे से जानना चाहता है। दूसरी शर्त, अगर वो अल्फा विंग को पसंद नहीं आया तो वो शादी कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और वो अल्फा के बारे में जानने के लिए विंग बहुत सारी उपाय अपना भी लेता है। उसके पास बहुत सारे प्लान होते हैं। ये सुनकर शुयांग कहता है, प्लान? कैसा प्लान? और वो क्या करता होगा? ये सुनकर शाओ शिनचैन उसे बताता है कि उसे तो खुद भी नहीं पता कि विंग कौन-कौन सा प्लान बनाता है उस अल्फा को जानने के लिए। और वो अल्फा ऐसे प्लान विंग बनाता है कि वो अल्फा उसे सहन ही नहीं कर पाता और जो उसकी हकीकत है वो विंग के सामने आ ही जाती है और विंग उसे धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देता है। वैसे तो विंग उस अल्फा के साथ सिर्फ 1 घंटा ही रहेगा ना, तो विंग को उस अल्फा के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए कोई भी अल्फा विंग के साथ आधा से 1 घंटा भी टिक नहीं पाता। इसीलिए तो विंग ने आज तक किसी अल्फा के साथ डेट नहीं किया। ये सुनकर वांग जी के मन में खुशी होती है कि जिसको उसने पसंद किया उसने भी आज तक किसी को डेट नहीं किया, मतलब कि वो बहुत ही प्योर है। ये सुनकर वांग जी के दिल में लड्डू फूट रहे थे कि तभी शाओ शिनचैन बताता है कि उसकी तीसरी शर्त क्या है। उसकी तीसरी शर्त है कि वो अपनी ग्रैंडमा के पास रहेगा, वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। और चौथी शर्त है वो अपनी कंपनी को नहीं छोड़ेगा, वो जहाँ रहता है उसे नहीं छोड़ेगा, मतलब कि इंडिया को। जो उसकी कंपनी है वहाँ उसके ग्रैंडफादर ने उस कंपनी को चालू किया था, इसीलिए वो उस कंपनी को कुछ होने नहीं देगा। और इंडिया में जहाँ वो रहता है वहाँ पर उसकी ग्रैंडपा की, उसकी ग्रैंडमा की, उसके बचपन की यादें हैं, इसीलिए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो उस अल्फा को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। वहीं शुयांग भी बड़ी-बड़ी आंखें करके वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, तो तुम्हें उस ओमेगा से शादी करने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा? तुम इंडिया में रहोगे? ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज़ हो गया था और थोड़ा शॉक भी। क्या सच में अगर उसे विंग के साथ रहना है तो क्या इंडिया जाना पड़ेगा अपनी फैमिली को छोड़ के? ये सोचकर वो थोड़ा घबरा भी गया था। पर उसे विंग से प्यार भी है, तो वो क्या करे, यही सब सोच रहा था। शाओ शिनचैन कहता है, मैं कह रहा हूँ तुम विंग के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि तुम कभी भी इंडिया में जाकर उसके साथ नहीं रह सकते। तो गुड लक। ये बोलकर वो शुयांग को देखता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला गया था। वहीं शुयांग पहले शाओ शिनचैन की तरफ देखता, फिर वांग जी की तरफ और फिर कहता है, ब्रो ब्रो, मैं कहता हूँ तुम उस ओमेगा को भूल ही जाओ। वो ओमेगा तुम्हारे लायक नहीं है। उस ओमेगा को इंडिया में ही कोई अल्फा चाहिए जो उसके साथ रहे। और तुम चाइना में रहते हो, तुम चाइना से इंडिया जाओगे? पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बोलता हूँ तुम उसे भूल ही जाओ। इस दुनिया में बहुत सारी ओमेगाएँ हैं, उससे भी खूबसूरत। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, यार पर मैं क्या करूँ? मेरे दिल में तो वही बस चुका है ना। ये बोलकर वो शुयांग की तरफ देखता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, वांग जी, चलो हम चलेंगे घर, अब टाइम भी हो गया है। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, ब्रो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उस ओमेगा को तुम भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बोलकर वो उसके कंधे पे टैप करता है और कहता है, अब चलो चलते हैं। ये बोल वो वहाँ से जाने लग गया था। वहीं वांग जी पहले शुयांग की तरफ देखता और फिर ऊपर की तरफ, फिर एक गहरी सी सांस लेकर वो भी अपनी फैमिली के साथ जाने लगा था। पर उसका दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसे अजीब सा ही फील हो रहा था। वो बार बार ऊपर की तरफ जहाँ विंग का रूम है उस तरफ ही देखे जा रहा था।
वांग जी अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था और उसका फेस उतरा हुआ था। लैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी को हुआ क्या, पर वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं और फिर सारे लोग लैंड मैंशन पहुंच चुके थे। वांग जी किसी की तरफ नहीं देखता और जाकर सीधा अपने रूम में सो गया था, पर वो सोया भी नहीं था। उसको बार-बार विंग की यादें आ रही थी और कैसे विंग मुस्कुरा रहा था, कैसे विंग खुश हो रहा था, जिससे वांग जी के होठों में स्माइल भी आ रही थी। विंग को सोचते-सोचते ही वांग जी सो गया था। पूरी रात उसने सिर्फ विंग के बारे में ही सोचा था, इसीलिए वांग जी सुबह उठते ही हॉट फील कर रहा था और वो वॉशरूम में जाकर अपने आप को शांत करता है और उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो अब विंग को अपना बनाकर ही रहेगा, क्योंकि सच में उसे विंग से प्यार हो गया है। वो अब विंग के बिना रह नहीं सकता, इसीलिए सीधा वो अपने आप को फ्रेश करता है और भागते हुए नीचे जाता है। वांग जी इतने जोर से अपनी माँ को चिल्लाता है कि सारे मेड वहां पर डर गए थे। वहीं लैनी, जो अब भी मैडम लैन के साथ में मटर छील रही थी, वो भी उसके हाथों से झटके से गिर गया था और वो वांग जी की तरफ घूर के देखती है। वांग जी भागकर अपनी माँ के पास आता है और उसके घुटनों के पास बैठकर बोलता है, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर लैनी कहती है, क्या है इडियट, तुम्हारे कारण देखो पूरा मटर नीचे गिर गया, अब तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माँ आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना। ये सुनकर लैनी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी और वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलती है, नहीं नहीं करती मैं। ये सुनकर वांग जी फिर से अपनी माँ का हाथ पकड़ बोलता है, माँ मैं सीरियस हूँ। ये सुनकर लैनी उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, हाँ बोलो, करती हूँ प्यार। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना। ये सुनकर लैनी उसकी तरफ देखती हुई कहती है, आखिर क्या हुआ है वांग जी, साफ साफ बोलो, ऐसे गोल गोल बातें मुझे मत सुनाओ। ये सुनकर वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, माँ मुझे एक ओमेगा पसंद आ गया है। ये सुनकर लैनी बहुत ज़्यादा शॉक और वो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें कोई ओमेगा पसंद आ गया है, कौन। ये सुनकर वांग जी ब्लश करने लगा। वहीं मैडम लैन ये सुनकर कहती, वांग जी तुम्हें कोई ओमेगा पसंद है, बताओ कौन है वो, हम उसकी शादी तुमसे करवा ही देंगे। ये सुनकर लैनी कहती है, दीदी ऐसा मत बोलिए, मुझे इसकी पसंद पे ज़रा सा भी यकीन नहीं है। क्या पता कोई भी ओमेगा को धर कर ये हमारे घर पे ला दिएगा तो। नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में जानना है, कौन है वो ओमेगा। ये सुनकर वांग जी ब्लश करते हुए कहता है, माँ आप, हम कल गए थे ना शाओ जी के घर में, तो वो शाओ जी का वो, ये बोलते हुए वो ब्लश करते हुए अपने हाथों के साथ खेलने लग गया था। लैनी ये सुनकर खड़ी हो गई थी और वो कहती, बिल्कुल नहीं, उस ओमेगा के साथ तुम्हारी शादी, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर वांग जी खड़ा हो गया था और कहता है, पर क्यों, उस ओमेगा में बुराई ही क्या है। ये सुनकर लैनी कहती है, उस ओमेगा में बुराई नहीं है, तुम में बुराई है, कूट कूट के भरी हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे नालायक के निठल्ले के साथ शादी उस बेचारे ओमेगा के साथ हो जाए, जो इतना मेहनती ओमेगा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ रह रहकर वो भी बिगड़ जाए। ये सुनकर वांग जी पाउट बना लेता है और कहता है, माँ आप अपने ही बेटे के बारे में ऐसे बात कर रहे हो। लैनी कहती, हाँ क्योंकि मेरे बेटे को मैं बहुत अच्छे से जानती जो हूँ, वो ओमेगा के बारे में मैंने सुना है, मुझे पता है वो ओमेगा कितना ज़्यादा मेहनती है। अपने ग्रैंडपा के जाने के बाद से पूरी कंपनी को उसने अकेले ही संभाला है और आज देखो उसने कई कंपनियों को अपने ही बलबूते पर खोल भी लिया है। पर तुम देखो, वो तुमसे 3 साल का छोटा है और आज आज देखो तुम तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। वो कितने सारे कंपनियों का अकेला मालिक बन चुका है और तुमने तुमने तो ज़रा सा भी ढंग से काम नहीं किया, सिर्फ घूमना फिरना, बस यही काम है तुम्हारा। और वो इतना ज़्यादा मेहनती है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, तुम जैसे निठल्ले को। ये सुनकर वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है, माँ आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, वो ओमेगा मुझे पसंद कर लेगा ना, प्लीज़ आप शादी के लिए उनके साथ बात कीजिए ना। ये बोलते हुए वो अपने उंगलियों से अपनी माँ को पोक करने लग गया था। उसकी माँ उसकी उंगलियों को चपेट मारते हुए हटाकर बोलती है, वांग जी मैंने कह दिया है कि वो ओमेगा के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, बस नहीं हो सकती। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग गई थी, पर वांग जी उसका पीछा करते हुए कहता है, माँ प्लीज़ ना, मुझे वो ओमेगा बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे उसके साथ शादी करनी है।
प्लीज़ आप बात कीजिए ना, मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप ना उसके साथ मेरी शादी फ़िक्स कर दोगे, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं अब आइंदा घूमने नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ़ अपने काम में बिज़ी रहूँगा, मैं सिर्फ़ अपना काम करूँगा। प्लीज़ एक बार ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है अपनी माँ के सामने। वांगजी की ये बात सुनकर लैनी उसकी तरफ नैरो आइज़ करके देखते हुए कहती, ओह! अच्छा, तो मैंने इतने सालों से तुम्हें कहा है कि तुम काम करो, जाओ कंपनी जाओ, तो नहीं, बस एक ओमेगा से शादी करने के लिए तुम जाने के लिए मान गए। वाह बेटा! ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे फ़ोल्ड कर लेती है और वो वांगजी को देखने लगी। वांगजी कहता है, प्लीज़ ना मम्मा, उससे बात करो ना शादी की। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं अब से ऐसे नहीं घूमूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़िम्मेदार बनूँगा, मैं खुद से काम करूँगा, पर प्लीज़ मेरी शादी करवा दो उस ओमेगा के साथ। ये बोलकर वो अपनी माँ को ब्लिंक करते हुए देख रहा था। तभी पीछे से मैडम लैन आते हुए कहती है, लैनी अब मज़ाक करना बंद भी कर दो। अब लैनसेन को तंग करना बंद भी कर दो और इसे बता दो कि हम लोगों ने तो पहले ही सोच रखा था कि हम उस ओमेगा के साथ हमारे वांगजी की शादी करवा देंगे। बस हम तो सिर्फ तुम्हारा ही राय जानना चाहते थे। क्या तुम उस ओमेगा के साथ शादी करोगे? पर तुमने तो हमारे बोलने से पहले ही प्लीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये बोलकर वो हँसने लग गई थी। वहीं अब लैनी भी हँसते हुए बोलती है, दीदी मैं तो सोच भी नहीं सकती ये इडियट उस ओमेगा से शादी करने के लिए मुझसे कह रहा है कि वो काम में जाएगा। मैं तो मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही उस ओमेगा के साथ इसकी शादी फिक्स करवा देनी चाहिए थी, ताकि ये काम तो करता पहले से ही। ये सुनकर वांग जी उसकी माँ मतलब अपनी माँ की तरफ देखता है। लैनी उसके पास आकर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती, मैंने कल देखा था कि तुम किस तरह उस ओमेगा को देख रहे थे, तो मुझे लगा था कि तुम उसे पसंद करने लगे हो और मुझे भी वो ओमेगा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो हमने सोच लिया था कि आज सबके साथ बात करेंगे और साथ ही तुमसे भी बात करेंगे और फिर हम आज या कल जाकर उनसे शादी की बात करते हैं। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और वो अपनी माँ को गोल-गोल घुमाते हुए कहता है, मम्मा आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आप हमेशा ही मेरे बोलने से पहले ही सब बातें समझ जाते हो। आई लव यू मम्मा। ये बोलते हुए वो बार-बार उसे गोल घुमा रहा था। ये देखकर लैनी उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, अरे अरे छोड़ो मेरा हाथ, अगर तुम ऐसे ही घुमाते रहोगी मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। ये बोलते हुए वो वांग जी को रोकने के लिए बोलती है। वांग जी रुक भी जाता है और वो उछलने कूदने लगा था। वो कहता है, मम्मा आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आप आज चलते हैं, चलो ना आज ही चलते हैं सारे लोग। हम डैड को बोलते हैं, अंकल को भी बोलते हैं, गगा को भी बोलते हैं कि अब मेरी शादी होने वाली है, चलो। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। लैनी कहती है, अरे रुको जाओ, तुम्हारे डैड अंकल और गगा को भी तो आने दो, उनसे भी तो पूछना है ना। तब जाकर वांग जी कहता है, उनसे पूछना क्या है, रुको। ये बोलकर वो अपना मोबाइल उठाता है और फिर उन तीनों को कॉल कर देता है और वो उन तीनों को जल्द से जल्द घर आने को बोलता है। वो लोग भी घबरा गए थे कि आखिर क्या हो गया, वांग जी इतने अर्जेंट में क्यों बुला रहे हैं। इसीलिए वो भी जल्दी से काम वाम छोड़कर सीधा घर आ जाते हैं। वांग जी उन सभी के सामने एक्साइट होते हुए बोलता है, मुझे एक ओमेगा पसंद आ गया है और आज मैं चाहता हूँ कि आप उनको मेरे लिए शादी का रिश्ता भेजो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस ओमेगा को मनाओ मुझसे शादी करने के लिए, प्लीज़। ये बोलते हुए वो उन सभी के सामने हाथ जोड़ता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे वांग जी की इस रिएक्शन से। तभी लैनी उन सभी को बताती है कि जिस ओमेगा को उन लोगों ने पसंद किया था वांग जी के लिए, वो ओमेगा और कोई नहीं, वो जियांग चैंग के भाई है, ओमेगा भाई सबसे छोटा वाला। ये सुनकर सारे लोग कहते हैं, वो तो हमें भी पसंद आया था, तो इसमें तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो हम चलते हैं, आज ही चलते हैं। क्या पता वो इतना सुंदर सा ओमेगा हमारे भांजी के हाथों से ही निकल जाए। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर शाम को उन लोगों ने जैंग फैमिली में बता दिया था कि वो आने वाले हैं और जैंग फैमिली थोड़ा कंफ्यूज थी कि आखिर वो आ क्यों रहे हैं। फिर भी वो पूरी तैयारी करते हैं। वहीं लैन फैमिली कुछ तोहफे लेकर जैंग फैमिली में जाती है। अभी भी विंग उसकी ग्रैंड माँ वहीं पर थी, क्योंकि
कल ही तो पार्टी हुआ है ना, अचानक से वो यहाँ से जा थोड़ी ना सकते, इसीलिए वो 1-2 दिन यहीं रुकने का प्लान किए हुए थे। फिर क्या, वो लोग वहाँ पर आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और फिर सारे लोग लाइन से बैठे हुए थे। विंग भी वहाँ पर अपनी ग्रैंडमा के पीछे में खड़ा हुआ था और वो वांग जी की गैस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी बार-बार उसे ही देखे जा रहा था, जिससे विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसकी मुट्ठी भी कसी हुई थी। फिर वहाँ पर बातें करना स्टार्ट होता है कि आखिर वो सब आए क्यों है। वो बताते हैं कि वो वांग जी के लिए विंग का रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुनकर तो विंग की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी और वो सीधा वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसकी तरफ स्माइल करके देखते हैं, जिससे विंग की मुट्ठी कस गई थी। विंग को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, पर वहीं दूसरी तरफ उसकी ग्रैनी वो वांग जी को देखती है। वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और उसने सबके बारे में सुना भी है जैंग फैमिली से, तो उसे कोई इससे आपत्ति भी नहीं थी और उसने लैन फैमिली के बारे में भी सुना है। इसीलिए वो कहती हैं ये तो बहुत अच्छा है और ख़ासकर यहाँ तो जैंग जैंग पहले ही जा रहा है, तो दोनों भाई एक साथ रहेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैनी की तरफ देखता है और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही ग्रैंडमा ने उसका हाथ पकड़ लिया था अपने कंधे पर। विंग जिससे अपना मुंह बंद कर लेता है। ग्रैनी कहती है, वैसे अब तो विंग के बारे में जानते ही होगे, बचपन से मैंने और मेरे अल्फा ने ही विंग को संभाला था। विंग के माता पिता जब नहीं रहे थे तो हम दोनों ने उसे अपने बच्चे के जैसे ही पाला था। तो हमारे विंग को हमसे दूर जाना पसंद नहीं है, मुझसे दूर जाना पसंद नहीं है। उसे अपनी जगह से, अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए वो शादी तो सिर्फ इंडिया में करना चाहता है, या बोलूँ तो इंडिया अल्फा से ही करना चाहता है। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैं समझता हूँ, पर मेरा बेटा ये वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ में इसे पहली बार कोई ओमेगा पसंद आया है, तो हम चाहते हैं कि आप एक बार सोचिए। हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि विवुशान हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उसे खुश रखेगा और वैसे भी हमारे घर में जैंग जैंग आ ही रहा है, तो आपको तो फ़िक्र करने की कोई बात ही नहीं है। विंग और जैंग जैंग भाई हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो उन दोनों को भी अच्छा लगेगा। वो लोग अपने वांग जी के लिए अच्छी-अच्छी बातें बोले थे। मैडम मतलब बाओसन सेरेन भी इसे समझ रही थी। तभी मैडम यू और जैंग फैमिली भी कहते हैं कि हाँ माँ, वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, आपको ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं होगी, हमारा विंग उनके पास बहुत अच्छे से रहेगा। ये सुनकर बाओसन सेरेन कुछ टाइम सोचती है और फिर वो विंग की तरफ देखती हुई कहती है, ठीक है, मैं कुछ सोचूंगी। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है। हाँ, मतलब कि उसकी ग्रैंडमा सोचूंगी बोल रही है, इसका मतलब है कि ग्रैंडमा को वांग जी पसंद आ गया है। विंग अपने दांतों को भींच लेता है और अपनी ग्रैंडमा के शोल्डर पे हल्का सा स्क्वीज करता है, जिसे देखकर उसकी ग्रैंडमा उसकी तरफ देखती है। विंग उसके आंखों में देखकर कुछ इशारे करता है। उसकी ग्रैंडमा एक स्माइल करते हुए उन लोगों की तरफ देखती है, लैन फैमिली की तरफ, और कहना स्टार्ट करती है कि असल में हमारे विंग की कुछ शर्तें हैं। आप सभी को तो पता ही है कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं, आजकल के अल्फा कैसे होते हैं। तो बस हमारा विंग चाहता है कि हम वांग जी को बस परख ले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वांग जी को परखेंगे, आप भी हमारे विंग को परख सकते हो। आपको अगर विंग पसंद आए तभी हम इस शादी को आगे बढ़ाएंगे, और जब हमारा वांग जी मतलब कि हमारे विंग को हम आपका वांग जी पसंद आएगा, तभी हम आगे शादी की बात करेंगे। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, आप बताइए ना कौन सी शर्त है, और हमें पता है कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं, तो ये सब नॉर्मल सी बात है। अगर एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो ये तो बात अच्छी ही होगी। वैसे भी शादी के पहले ये लोग एक दूसरे के बारे में जान लेंगे, तो इनको ही आसानी होगी ज़िंदगी बिताने के लिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप शर्तें बताइए। ये सुनकर ग्रैनी एक शाय करती है और फिर वो विंग की तरफ देखती है। वो विंग को आंखों से इशारा कर रही थी कि ये शर्तें कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है, पर विंग कहता है, ग्रैनी मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो मुझे ये शर्तें चाहिए। ये सुनकर ग्रैनी शाय करते हुए उन लोगों की तरफ देखती है।
वो सारे विंग और उस ग्रैनी की तरफ ही देख रहे थे। ग्रैनी मतलब कि बाउसन सनन शाय करते हुए उन लोगों को बताती है, असल में विंग चाहता है कि हम वांग जी को अच्छे से परखें कि वांग जी कैसा लड़का है, वो अच्छा अल्फा है भी कि नहीं, ओमेगा की रिस्पेक्ट करता है भी कि नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि शादी के पहले विंग और वांग जी कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के पास रहें। ये सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। वहीं फिर गैनी दूसरा शर्त बताती है कि दूसरा शर्त ये है कि वांग जी को जब विंग पसंद आएगा या फिर विंग को वांग जी पसंद आएगा तभी हम शादी की आगे बात करेंगे, नहीं तो ये शादी नहीं होगी और कोई भी उन्हें फोर्स नहीं करेगा। और तीसरा शर्त ये बोल ग्रैनी विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग, पर विंग कहता है ग्रैनी। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं ग्रैनी को बचपन से जानता हूँ, मेरी ग्रैनी माँ है, माँ जैसी नहीं सिर्फ माँ है मेरी, और माँ को मैं छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं ग्रैनी के साथ ही रहूँगा शादी के बाद भी। ये सुनकर सारे इस्माइल करते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर शादी के बाद ग्रैनी तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ये सुनकर विंग साय करता है और फिर कहता है, और चौथी शर्त, मैं इंडिया में बहुत सारी कंपनी है मेरी, और मेरी कंपनी मेरे ग्रैंडपा की कंपनी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं शादी के बाद भी उस कंपनी को चलाऊंगा और मैं इंडिया में ही चलाऊंगा। ये सुनकर सारे एक दूसरे का फेस देखते हैं और लैंड कुरैन कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी हम तो इंडिया में एक कंपनी खोलने की बात ही कर रहे थे। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर पांचवा शर्त विंग कहता है कि मैं इंडिया को कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, शादी के बाद भी कभी नहीं, क्योंकि इंडिया में मेरे ग्रैंडपा मुझे बचपन से पाले हैं, वहाँ मेरा बचपन बीता है, मेरी ये ग्रैंडपा की यादें हैं, मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे। फिर छठवीं शर्त कि शादी के बाद विंग अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अगर उस अल्फा को विंग के साथ रहना है तो उसे इंडिया में ही विंग के घर में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर सारे लोग और भी ज़्यादा शॉक और सारे खड़े भी हो गए थे, पर विंग बस स्ट्रेट होकर उन सभी की तरफ देख रहा था। तभी लैंड कुरैन कहते हैं, विवुशियान तुम्हें कैसी शर्त रख रहे हो, माना कुछ शर्तें हम मान सकते हैं, पर ये लास्ट वाली शर्तें तुम कह रहे हो कि तुम इंडिया को छोड़ के नहीं जाओगे। मान सकते हैं कि शादी के बाद एक दो बार तुम इंडिया जा सकते हो, हम तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, पर शादी के बाद तुम कभी भी अपने अल्फा के घर में नहीं रहोगे, तुम अपने ही घर में रहोगे। इसका क्या मतलब है? शादी के बाद हर ओमेगा को अपने अल्फा के घर ही जाना पड़ता है। तुम चाहते हो कि तुम इंडिया में रहो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? शादी के बाद तो तुम्हें चाइना आना पड़ेगा ना। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं चाइना नहीं आऊँगा, अगर आपके अल्फा को मतलब कि आपके बेटे को मुझसे शादी करनी है तो उसे इंडिया आना पड़ेगा। ये सुनकर लैनी गुस्से में बोलती है, ये क्या बकवास है, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की बात कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं आंट, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस ये शर्त रखी है, मैंने तो अभी शादी के लिए हाँ भी नहीं कहा है और मैंने आप लोगों को फोर्स भी नहीं किया है शादी के लिए, पर बस ये मेरी शर्तें हैं। ये सुनकर लैनी कहती है, ये शर्तें, ये कितनी घटिया शर्त है, कोई अल्फा किसी ओमेगा के घर जाता है क्या रहने के लिए, ये कैसी अजीबो-गरीबो शर्त है। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों, ये कैसे अजीबो-गरीबो हो सकता है, क्या सिर्फ ओमेगा ही अपने घर को छोड़ सकती है शादी के बाद, अल्फा क्यों नहीं छोड़ सकते, इसमें क्या बुराई है? ये सुनकर लैनी कुछ कह पाती कि वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। ये सुनकर लैनी और बाकी लोग सारे वांग जी की तरफ देखने लग गए थे। वांग जी कहता है, तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, हाँ, हर ओमेगा को छोड़ के अपना घर जाना पड़ता है शादी के बाद, मुझे भी इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखता, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो भी। ये सुनकर लैनी कहती है, वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ, आप आप भी तो अपने घर को छोड़ के आए हो ना, क्या आपके भी फैमिली को आपको छोड़ने में दर्द नहीं हुआ होगा? तो क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर मैं जाऊँ या विंग आए, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। और मैं मानता हूँ विंग का पूरा बचपन
उसकी पूरी यादें इंडिया में हैं, उसके ग्रैंडपा की लास्ट यादें उसी इंडिया में हैं और मैं नहीं चाहता कि विंग की वो लास्ट यादें भी वहाँ से छूट जाएँ और मैं चाहता हूँ कि विंग अपने ग्रैंडपा की यादों के साथ ही रहे और मैं विंग से प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती इसमें। ये सुनकर लैनी कुछ कह पाती कि चिंगेंजुन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लैनी अपने अल्फा की तरफ देखती है, चिंगेंजुन की तरफ। वहीं विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। उसे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। मतलब पहली बार किसी अल्फा ने ये कहा है कि ओमेगा और अल्फा में कोई भी मतलब अलग होता ही नहीं है, सब एक ही है। जैसे ओमेगा अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर जा सकता है, अल्फा भी जा सकता है। विंग को ये बात वांगजी की बहुत अच्छी लगी और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी सबको देखते हुए कहता है, मुझे ये स्वीकार है। मैं जानता हूँ कि विवुशान ने अभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, पर मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि विंग मुझे पसंद करे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं विंग को अपनी अच्छाई विंग को दिखा सकूं। ये सुन सारे अपना सर हिलाते हैं और फिर वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ आप ज़रा टेंशन मत लीजिए, वैसे भी अभी तक पूरा फिक्स नहीं हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेगी ना बात। और मैं समझता हूँ आपको कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, पर आप ये भी तो समझिए क्या होगा अगर मैं अल्फ़ा की जगह एक ओमेगा होता, तो कभी ना कभी मुझे भी तो घर छोड़ के जाना ही पड़ता ना। तो आप यही सोच लीजिए कि मैं एक अल्फ़ा की जगह एक ओमेगा हूँ और मुझे शादी के बाद कहीं और जाना है। आप ही बताइए, आप तो अपने घर को छोड़ के यहाँ आए हो ना हमारे घर, मतलब कि आप तो शादी के बाद आप अपने घर को छोड़कर डैड के घर में रहने आए थे, तो क्या आपका रिश्ता अपनी फैमिली से टूट गया था? नहीं ना। तो मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, एक ही मतलब है। हम दोनों तो एक ही है ना। आप मेरी माँ हो, ये मेरी फैमिली है, ये कभी छूटेगी तो नहीं ना। तो बस आप टेंशन मत लीजिए ना। ये सुनकर लैनी अपना सर हिलाती है। वो वांगजी की बातों को समझती है, इसीलिए वो कहती है, ठीक है, अगर तुम इसी में खुश हो तो मैं तुम्हारी इस निर्णय को स्वीकार करती हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग को लैनी के आंखों में हल्का सा गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए वो भी अपना सर नीचे कर खड़ा हो गया था। फिर ग्रैंड माँ मतलब कि बॉसन सरन सबको बैठने का इशारा कर दिया। सारे बैठ भी गए थे। सारे लोगों ने निर्णय कर लिया था कि ठीक है, अगर वांगजी और विंग को कोई दिक्कत नहीं है तो ये शादी के लिए ही बात आगे बढ़ाएंगे। और फिर ग्रैंड माँ ये निर्णय लेती है कि जैंग चैंग की शादी वैसे भी होने ही वाली है, तो क्यों ना वो इंडिया में किया जाए। शादी इंडिया में होगा तो पूरी लैंड फैमिली इंडिया में आएगी, जिससे वांगजी इंडिया के बारे में अच्छे से जान पाएगा। अगर वांगजी को इंडिया पसंद नहीं आएगा तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे शादी के लिए। और अगर वांगजी को इंडिया पसंद आया और साथ में हमारे विंग के साथ उसे कंफर्टेबल फील हुआ, तभी वांगजी के तरफ से वो रिश्ता स्वीकार किया जाएगा। वहीं विंग वांगजी के साथ जब कुछ टाइम बिताएगा और वांगजी के बारे में उसे पता चलेगा, तो विंग भी अपना निर्णय अच्छे से ले सकेगा। ये सुनकर सारे अपना सर हिलाते हैं और फिर ये तय होता है कि 1 महीना बाद जैंग चैंग की शादी होगी इंडिया में और सारे लैंस और सारे लोग वहीं आएंगे विंग के घर पे। लैन फैमिली भी इंडिया को देख लेगी, विंग के घर को देख लेगी और फिर वहाँ पर वह निर्णय होगा कि क्या उन दोनों को एक दूसरे का रिश्ता पसंद है, तब जाकर ही आगे बढ़ेंगे बात। ये सुन सारे लोग अपना एग्री करते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। घर जाने के बाद लैनी बहुत ज़्यादा ही उदास होकर बैठी हुई थी। वांगजी उसे मनाने गया था। लैनी वांगजी से गुस्सा थी क्योंकि विंग की शर्तों को वांगजी ने मान लिया था। वांगजी कैसे मान सकता है, यही बात लैनी को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। पर वांगजी उसे समझाता है, फिर जाकर लैनी समझती है और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत गए थे। 1 सप्ताह हो चुका था। पूरे जांग्स विंग के घर या पूरे तो बॉसन सरन के घर के लिए निकल चुके थे, इंडिया के लिए निकल चुके थे। वहाँ जाकर पूरे घर को सजाया जाता है, पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। शादी के लिए इनविटेशन वहीं का दिया जाता है ताकि सबको पता चल गया कि शादी इंडिया में होने वाली है। सारे लोगों को पता चल गया था और फिर धीरे धीरे करके टाइम बीतते गया। वहीं विंग को वांगजी की याद आ रही थी।
हाँ, भले विंग को पसंद नहीं है वांग जी, पहले नहीं था, पर अब जब से विंग ने वांग जी के बारे में जानना स्टार्ट किया है और साथ ही जैंग चैन ने उसे बताना स्टार्ट किया है, उसे भी वांग जी के ऊपर इंटरेस्ट आने लगा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना में सारे लोग अपना पैकिंग कर रहे थे, वहीं वांग जी तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। शुयांग भी उनके साथ ही जा रहा है, शुयांग, शाओ शिनचैन उनके साथ ही जा रहे हैं। वहीं अब सारे लोग अपने जो पर्सनल प्लेन होता है उसमें बैठ गए और कुछ ही टाइम में वो इंडिया भी पहुंच गए थे। इंडिया में उन लोग पहले मुंबई जाते हैं, मुंबई से वो सभी अपने अपने कार को बुक करते हैं। कार को बुक करने के बाद वो सारे वहाँ के लिए जाने लग गए थे जहाँ पर विंग का घर है। वहीं लैनी बाहर की तरफ देख रही थी, यहाँ कितने ज़्यादा शोर शराबे हैं, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। चाइना में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, पर इंडिया में बाप रे। और वो तो रोड को देख रही थी, रोड में इतनी ज़्यादा गंदगी है। लैनी का तो सर ही दर्द हो गया था। वो वांग जी की तरफ देखकर बोलती है, तुम यहाँ रहने वाले हो, देखो कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ, तुम इस जगह पे शादी करने वाले हो, इस जगह रहने वाले हो। वांग जी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम अब मना तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। पर वांग जी कहता है, माँ, मैंने गूगल पे सर्च किया है, ये सब तो इंडिया का सिर्फ एक पार्ट है। ये तो 100% में से सिर्फ 10% ऐसे हैं, पर 90% बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये बोलकर वो अपनी माँ का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहता है, मम्मा आप ये गाना सुनिए। ये बोलकर वो उसके कानों में हेडफोन लगा देता है और उसमें इंडियन सॉन्ग लगा देता है। लैनी को ये सॉन्ग अच्छा लगता है और वो उसको सुनते सुनते विंग के घर तरफ पहुंच भी गए थे। तो हे गाइस, कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।